हेलो गाइस, मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज का मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए चैप्टर ग्रेविटेशन से। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डिफरेंस आपको मेरी वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट वो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, डेफिनेटली न्यूटन सर इसके पीछे हैं, उन्होंने ही दिया था क्योंकि न्यूटन सर ने ही हमें बताया था, जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसको भी हमें न्यूटन सर ने बताया था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। राइट, करते हैं हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस देखो क्या कहता है ये लॉ हमारा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। दो चीज़ें बताई उन्होंने कि क्या होता है। फर्स्ट, वो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। लेट अब हम क्या करें, यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पर बच्चों हम ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं, सिमिलर मास के भी ले सकते हैं और हम डिफरेंट मासेस के भी ले सकते हैं। एक का मास बिगर, एक का मास जो है स्मॉलर कर लो, दोनों के सिमिलर कर लो, ऐसे भी हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सिमिलर मासेस के दो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। राइट, फर्स्ट वन का मास कैपिटल एम एंड सेकेंड वन का मास स्मॉल एम। राइट, अब क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस उन्होंने लेट हम क्या कर रहे हैं डी। दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो डी है। एंड यहाँ एक हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो ये इनके बीच में जो ये फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लगाएंगे। एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस फोर्स को उन्होंने बोला, फर्स्ट पॉइंट तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट उनके क्या था कि ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड सेकेंड क्या बताया उन्होंने कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट, तो उनके बीच का डिस्टेंस डी था और इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये दो बातें उन्होंने हमें बताई हैं। अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमें एक फॉर्मूला इस तरीके से मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। लिख सकते हैं इन दोनों को कंबाइंड करके हम। राइट, अब एक स्टेप और मूव करते हैं आगे। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, F इक्वल टू, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, G, कैपिटल G। कैपिटल G क्या है स्टूडेंट आपका, कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला है, ये उन्होंने हमें न्यूटन सर ने फॉर्मूला दिया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी इन दो बॉडीज के बीच में क्या हो रही है, एक्सर्ट हो रही है। जो फोर्स यहाँ पर है उसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। जी, अभी बताया मैंने कि जी आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर यूनिवर्सल। अभी आएगा इसका बच्चे कि क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों यूज़ किया मैंने इसको, यूनिवर्सल क्यों लगाया, बिकॉज फ्रेंड हम कहीं भी हों पूरे यूनिवर्स में, चाहे हम अर्थ की बात करें, चाहे हम डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करें, कहीं की भी बात कर लो, पूरे यूनिवर्स में ये एक जी है, इसका वैल्यू सिमिलर रहता है। वीडियो में लेकर आएंगे इसका वैल्यू कैसे फाइंड हुआ, ये सब चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि जो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी इसका यूनिट निकालना भी बताएंगे हम आपको। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कहीं भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू सिमिलर रहती है, दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गॉट इट।
तो क्या हुआ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हुआ, हमें सर ने बताया, हमारे न्यूटन सर ने, कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके अकॉर्डिंग हमने ये दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला डिराइव कर लिया अपना, और हमारा फार्मूला आ गया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक नई चीज़ हो रही है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालना बताते हैं, देखो जी की आपको। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ यहाँ पर ये जो आप बात करोगे आप इससे कि ये जो फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी डायरेक्शन, बच्चों देखो इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि इस फोर्स की जो डायरेक्शन, ये हमने क्या किया है, इनके सेंटर से सेंटर ने हमने ज्वाइन किया है, इस फोर्स की डायरेक्शन देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी, यानी ये जो फोर्स यहाँ पर होगा ये इस लाइन के थ्रू ही, यही उसकी क्या होगी स्टूडेंट, डायरेक्शन होगी। जो हमने सेंटर्स लाइन ये जो ज्वाइन किए हैं इनके सेंटर्स को, फोर्स की डायरेक्शन भी हमारी क्या होगी, इसी लाइन के थ्रू होगी। यानी मतलब ऐसे नहीं होगी, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता था, ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता था, नहीं, ये जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दिस लाइन लगेगा जो उनके सेंटर्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो दैट्स वाई हम इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ना तो भाई ये बोलो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वो बॉडी, इस वाली बॉडी को ऐसे भी इस पे फोर्स लगा सकती थी, ऐसे भी इस पे फोर्स लगा सकती थी, ऐसे ही क्यों, यस बिकॉज यहाँ पर जो ये फोर्स इन दोनों के बीच में एक्सर्ट हो रहा है, जो ये लगा रहे हैं वो कहाँ है, उसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ओके, अब इस जी की यूनिट निकालना बताते हैं आप लोग को कि हम इस जी की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। देखो जी की यूनिट बहुत सिंपल है निकालना, कोई भी चीज़ आपको ना बच्चों रटने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है हम रट लेते हैं ये वैल्यू कैसे है, ये वैल्यू भी हम निकालना आपको बताएंगे अभी फिलहाल। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, तो उसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ जी की वैल्यू निकालें, फॉर्मूला क्या था आपके पास में, एफ इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, देन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम, राइट। तो वी नो दैट जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस है, मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर है तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या उतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम होती है मास की यूनिट, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो यू कैन से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो सिंपल, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसकी आ गई, आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। गॉट इट, ठीक है, ओके, ये चीज हुई है। अब हमने बताया था आपको कि न्यूटन सर कह रहे हैं मैडम कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बॉडी यूनिवर्स में जो टू बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे की जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में, राइट, अट्रैक्ट करती हैं वो। तो क्या करेंगी, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो कॉलाइड हो जाएंगी, राइट। भाई क्या करेगा, हमारा मून अर्थ के साउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जब वो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहाँ पर, तो मून भी तो क्या करेगा, एक दिन उससे जाके कॉलाइड हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये कॉलाइड क्यों नहीं हो रहे मैम, ये आपके हाथ में है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कॉलाइड होने चाहिए, नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। चलिए, तो यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होगा ना, सब कॉलाइड हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, न्यूटन सर ने तो हमें कह दिया। अब लेकिन भाई इतने बड़े साइंटिस्ट है, कुछ गलत तो नहीं बोला होगा। देखो क्यों, यहाँ पर देखो कि लेट ये आपका अर्थ है, छोटा सा बना रहे हैं, चलिए बड़ा सा बना देते हैं अर्थ, और इसके सराउंडेड आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में आपका जो मून है, ऑर्बिट में आपका जो मून है बच्चों वो रिवॉल्व करता रहता है ना, इस तरीके से, गॉट इट। तो अब इसकी डायरेक्शन एवरी मोमेंट चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा, सर्कुलर है, आप भी जानते हो। यहाँ से इट मीन्स जो ये अर्थ अपना फोर्स लगा रही है अपने सेंटर से लगा रही है, तो जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, ये क्या कर रही है,
अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है, पुल करती है हर चीज़ को, राइट। अब आप देखो यहाँ से एक ऑब्जर्व करना कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था इस चीज़ में आपको कि एक आप थ्रेड लो, थ्रेड में एक स्टोन को टाई अप करो एक एंड से और एक एंड आप अपने हाथ में पकड़ो उसको, और इस तरीके से आप उसको सर्कुलर घुमाना शुरू करो, ऐसे घुमाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली हैंड को अपना अर्थ समझ लो और जो वो स्टोन घूम रहा है उसको मून समझो, ओके। तो आप अपने हैंड के थ्रू फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, कौन सा, एक टेंजेंट बन रहा है, कहाँ, एक जो आपने वो थ्रेड लिया उसके थ्रू, ठीक है। आपने थ्रेड को रोटेट करो, थ्रेड के थ्रू आपके स्टोन पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो एक टेंजेंट ऐसे लग रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। आपके हैंड के फोर्स की वजह से एवरी मोमेंट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में आपको पता ही होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो एवरी मोमेंट उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब सडन वो थ्रेड आपके हाथ से छूट जाता है, किसी भी पॉइंट पर छूट गया, तो ये स्टोन है, इस पॉइंट पर छूट गया, इस पॉइंट पर छूट गया, इस पॉइंट पर छूट गया, तो आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करो, करके देखना आप इसको। तो वो थ्रेड क्या कर रहा है, जैसे आपके हाथ से छूटता है तो वो स्टोन कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। क्यों जा रहा है भाई बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हम तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सर्कुलर, उसमें सेंटर से तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो सेंटर की तरफ यानी आपके माउथ की तरफ या आपकी बॉडी की तरफ आना चाहिए, बट वो बाहर की तरफ जाता है। किसी भी पॉइंट पर छूटे, इस पे छूटा तो वहाँ से जाएगा, इस पे छूटा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ छूटा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर है तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, हर जगह जहाँ पर वो छूटता है वो कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। रस्सी भी अगर आप वो थ्रेड मानो आप कि वो थ्रेड कहीं से बाय द वे ब्रेक हो जाता है तो भी वो बाहर की तरफ जाएगा। अब ये आपको पता है कि अगर वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है और टूटने के बाद में वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर उस डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, जब भी तो उसके अंदर मोशन उस डायरेक्शन में हुआ है, अपने आप तो जा नहीं सकता है वो। तो ये जब बाहर की तरफ जा रहा है तो इस मीन्स इसके ऊपर कोई और भी फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ को जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा है। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो ये फोर्स हो रहा है यहाँ पर, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। अब सिचुएशन क्या हुई, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ हो रहा है। और ये फोर्स आपके किस तरीके से है बच्चों, आपके एक्शन एंड रिएक्शन की तरह से है। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सिमिलर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपको रिमाइंड करो, जब हमने मोशन में पढ़ाया था एक्शन एंड रिएक्शन लगता है वहाँ पर एक तरीके से, तो इसमें हमने ये बताया था कि जब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, और वो अपने उसी ऑर्बिट के अंदर वहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा, ना अंदर ना बाहर, क्योंकि एक टाइम पर इसी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों मैग्नीट्यूड में सिमिलर है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो दैट्स वाई कैंसिल कर देंगे वो एक दूसरे को, और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, यानी जिस मोशन में वो मूव कर रहा है वो उसी मोशन में मूव करता रहेगा। यही रीज़न है कि आपका मून, अर्थ जब उसको क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है, तो वो मून आपके अर्थ के साथ कोलाइड नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर ये टू फोर्सेस जो होते हैं वो वर्क करते हैं मैग्नीट्यूड में सिमिलर, डायरेक्शन में ऑपोजिट, राइट। अब ये बोलो मैडम ये क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, हमारा हैंड जो है ये इसके ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, या ये हमारे हैंड की तरफ ऐसे क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी देखो बच्चों, इस टाइम पर जो आपका ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई मेरा हैंड ही थोड़े फोर्स लगा रहा है, सराउंडिंग चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वॉल्स फोर्स लगा रही है, रूफ लगा रहा है, फ्लोर लगा रहा है, सब फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक मेरा हैंड, हम दोनों मतलब मेरा हैंड और मार्कर ही तो दो ही फोर्सेस नहीं है ना यहाँ पर, और भी चारों तरफ से फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, एक्सर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सारे फोर्सेस से अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं स्टूडेंट, वो क्या आता है, 0 आता है। इसलिए आपको ये मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है,
क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहे हैं चारों तरफ से फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0, जिसकी वजह से आपको इसका मोशन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इमेजिन करो अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, देन ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और कोलाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है और ये कोलाइड नहीं होता। ओके, तो यही रीज़न है कि सर ने हमें गलत नहीं कहा था, भैया फोर्स तो एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, लेकिन वहाँ पर ये भी तो रीज़न बताया हमने कि सर्कुलर में तो इसलिए होता है। और जहाँ पर बच्चों अभी आगे आगे आएंगे कि जब भी हम कहें कि मैडम 2 स्टोन हैं, अर्थ पर लेंगे, हमें उनके बीच में अट्रैक्शन है, हमें उनके अंदर ऑब्जर्व नहीं होता मोशन, तो बच्चों आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली आपके मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने जो बात की थी उनके जो मासेस होता है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मासेस कम हैं तो वहाँ पर उस फोर्स का वैल्यू भी बहुत कम आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। ठीक है, ये सब कुछ नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे। ओके, फिलहाल हम यहाँ आज हमने जो आपका बात किया था वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की थी। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट जब अट्रैक्ट करते हैं इस यूनिवर्स में तो वो कोलाइड क्यों नहीं होते, ये टॉपिक भी आपका जो है, ये क्वेश्चंस भी जो आपके थे वो सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे को लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।